नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आपको अगर सरकार से सवाल करने से डर लगता है तो देवेंद्र साहब की ये रील देखिए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े एक एस्केलेटर का वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया इन्होंने। इस वीडियो में उन्होंने कहा, मैं हूं युगांडा की राजधानी कैंपाला में। मैं कल गया था युगांडा की राजधानी कंपाला, जहां की सरकार राजधानी में मौजूद इस एस्केलेटर को ठीक नहीं करा पाई है। सरकार से सवाल करने का यह तरीका मुझे बहुत सही लगा। रील सरकार तक भी पहुंची और एक्शन भी लिया गया है। और क्या चाहते हैं हम और आप? हम अपने आसपास के मुद्दों को सोशल मीडिया पर अपने अंदाज में कहें और सरकार उसका संज्ञान ले। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब ये रील पहुंची सरकार के पास, सरकार ने तुरंत एस्केलेटर को हिरासत में ले लिया है। सरकार ने एस्केलेटर को ठीक कराने के बजाय उसे लॉक कर दिया ताकि अब की बार कोई उनकी रील न बना सके वहां जाकर। वहीं खबर कुछ ऐसी भी वायरल है कि अब युगांडा के लोग देवेंद्र की तलाश कर रहे हैं, बस एक बार मिल जाए। देवेंद्र भाई के पास लगता है काम धाम है नहीं, इन्होंने लॉक किए हुए उस एस्केलेटर की भी एक रील बना डाली। दोस्तों, युगांडा वाली वीडियो वायरल होने के बाद वहां की सरकार ने संज्ञान लिया है। घबराने की बात नहीं है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए इस एस्केलेटर को ही हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में बीजेपी की डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र, राज्य, एमसीडी सब में बीजेपी है। लेकिन काम देख रहे हो भाईजान? मोदी जी अब तो कुछ कह दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो कहिए। लवणे न भोजन। सर आपकी भाषा ठीक नहीं है। तो कौन सी भाषा ठीक है? पेल दूंगा, पेड़ा बना दूंगा, ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये किसी लुच्चे लफंगे की भाषा नहीं थी। ये भाषा है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। आपको लग सकता है कि भाई ये इतना काहे पगलाए हुए हैं? अरे क्या इनका कोई सीक्रेट बाहर आ गया है क्या? ऐसा ही समझो। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर कई आरोप एक के बाद एक लगा दिए हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि सीएम साहब की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास दो विदेशी पासपोर्ट्स हैं। दो, एक एंटीगुआ और बरबुडा का है और दूसरा इजिप्ट का है। इतना ही नहीं, उनके पास यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा भी है। भारत का कानून डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता है। इसका मतलब यह है अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का पासपोर्ट रखता है तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जानी चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप यह लगा कि रिनिकी भुइयां शर्मा के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी भी है। लेकिन जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव के लिए अपना एफिडेविट भरा तो उसमें इस प्रॉपर्टी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। पवन खेड़ा ने बताया कि अमेरिका के व्योमिंग में हिमंता की एच रिंकी नंदी एलएलसी नाम की एक कंपनी है। बहुत ही जटिल नाम है। अब इसकी वैल्यू बताई है 52,000 करोड़ रुपए की। हालांकि जब जांच की गई तो व्योमिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो मिला, लेकिन उसकी वैल्यू 52,000 करोड़ होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। और सबसे दिलचस्प बात, यह कंपनी 3 अप्रैल को ही रजिस्टर हुई है। हिमंता के भाई सुशांता बिस्वा शर्मा असम में आईपीएस अधिकारी हैं, आपको पता है। खेड़ा ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और बेटा दुबई में रहते हैं। बेटा दुबई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है जिसकी सालाना फीस ही करीब 21 लाख रुपए है। ऊपर से क्रिकेट एकेडमी भी उसने ज्वाइन कर रखी है। क्या एक आईपीएस अधिकारी की सैलरी में इतना खर्च उठाना संभव है? नहीं तो यह पैसा आ कहां से रहा है? कमेंट करके बताइए। पवन खेड़ा के इन आरोपों के बाद असम पुलिस तुरंत पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने असम से दिल्ली आ गई। हो सकता है ये आरोप झूठे हों। पहले खेड़ा को पेलूंगा। अगर ये आरोप झूठे हैं, इनकार कर दीजिए, डिफेमेशन का केस डाल दीजिए, मानहानि का दावा ठोक दीजिए। 100 पुलिस वालों को असम से दिल्ली भेज देना, इतनी बौखलाहट, ये सब इसका कोई तुक बनता है क्या भाई? आप बताइए, आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है? आपसे बात करना नहीं चाहता हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इंटरनेशनल बकैती। इस हफ्ते आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनके सांसद राघव चड्ढा को संसद में बोलने का समय न दिया जाए। राघव चड्ढा ने संसद में कई मुद्दे उठाए हैं। एयरपोर्ट पर चाय 10 रुपए की मिलनी चाहिए, रिचार्ज 28 दिन का ना होकर 30 दिन का होना चाहिए, 10 मिनट डिलीवरी बंद होनी चाहिए। ये मुद्दे देखकर आपको लग सकता है कि ये तो काम तो बहुत सही कर रहा था भाई, हटाया क्यों? फिर आप ये देखिए, हटाया क्यों? यही सवाल राघव के मन में भी आया होगा कि मुझे क्यों तोड़ा? अब इन मुद्दों पर इनकी खूब रील भी कटती हैं, लेकिन यही तो घपलेबाजी हो रही थी। राघव ऐसे मुद्दों पर बोलते थे जिन्हें सरकार आसानी से फुलफिल कर देती थी, जिससे सरकार की कोई इमेज खराब नहीं हो रही थी। अगर कोई सांसद सही मुद्दे उठाए तो सरकार उसकी सुनती है, भले ही वो विपक्ष का सांसद क्यों ना हो। यह छवि बन रही थी। आप खुद सोचिए, जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा था तब राघव ने क्या सरकार पर सवाल उठाए? बिल्कुल नहीं। क्या वोट चोरी पर आपने कोई वीडियो देखा जिसमें राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं। अब इतने जरूरी मुद्दे सामने हो तो फिर समोसे की बात, चाय की बात, एयरपोर्ट पर वो भी कौन करेगा? ये तो बेईमानी हुई।
अरे बाप रे। इस हफ्ते 3 वीडियोस खूब चर्चा में रहे। तीनों का कारण हम इंडियंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक करके तीनों पर बात करते हैं। पहला वीडियो आया नेपाल से, जहां एक इंडियन ने गुटखा खा करके रोड पर थूक दिया। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हमारे यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेपाल के एक शख्स ने इस गुटखा थूकते हुए आदमी को देख लिया और रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में उस आदमी से भाई साहब बाकायदा रोड साफ भी करवाया है। वीडियो में देख सकते हैं आप। ये तो साला होना ही था। अब इसी तरीके का एक वीडियो न्यूजीलैंड से आया, जहां कुछ इंडियंस कचरा रोड के साइड में फेंक रहे थे। तभी एक नेटिव ने उन्हें देख लिया। ये कचरा वापस गाड़ी में भरने के लिए उस व्यक्ति ने भाई साहब मजबूर कर दिया। अब आए ना लाइन पे। इन लोगों का विदेशों में ये हाल है। खैर, भारत को तो पहले ही ये एक लेवल ऊपर ले जा चुके हैं। अब यहां कचरा फैलाना या गुटखा थूकने पर बात नहीं होती है। अब ये मादा रखते हैं कि एक बार में ही एक पूरी नदी को तबाह कर देंगे। इस हफ्ते इसी क्रम में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध डाल दिया गया। 11,000 लीटर, जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं थी, जानबूझकर किया गया काम था। अब मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि अच्छा होता कि इस दूध को गरीबों में बांट दिया जाता, नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि देखो मिड डे मील में बच्चों को एक बाल्टी पानी में 1 पैकेट दूध मिलाकर दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इसमें इतना बड़ा क्या है, दूध ही तो है, दूध ही है। सच में दूध की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी रॉ सीवेज से लगभग 300 गुना ज्यादा होती है। यह पानी का ऑक्सीजन ऐसे ही खींचता है जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर खींच रहा हो। 11,000 लीटर दूध का मतलब क्या हुआ जानते हैं? करीब 33 लाख लीटर सीवेज जितना प्रदूषण किया गया। यानी आपने नदी में प्रसाद नहीं, पूरा का पूरा गंदा नाला उड़ेल दिया है। नदी में जो मछलियां हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उनका क्या होगा? उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो कहां से आएगी? और जब पानी का ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा, जिंदा कैसे रहेंगे वो? वैसे भी नर्मदा में पिछले 2 दशकों में करीब 80 प्रजातियों की मछलियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम बाकी को भी खत्म करने का ठेका ले चुके हैं, क्योंकि सवाल आस्था का है। एंड द नेक्स्ट सेगमेंट इज माय फेवरेट, गोदी मीडिया मोमेंट्स। इस हफ्ते एक वीडियो पोस्ट करते हुए अमन चोपड़ा ने यह ट्वीट किया, जिसमें यह बता रहे थे कि कैसे विपक्ष के नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया जो भारत को करवाना चाहिए था। पाकिस्तान लगातार अपनी जगह बनाते जा रहा है। हमारी विदेश नीति पाकिस्तान को अलग थलग करने की थी, लेकिन हम अलग थलग खुद होते जा रहे हैं। जब विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए तो अमन ने अपना अमन खो दिया। अमन ने लिटरली ये बोल दिया, ये लोग विश्वगुरु भारत का मजाक बना रहे हैं। विश्वगुरु? कैसा विश्वगुरु? जैसे ना दोस्त ईरान पूछ रहा, ना फादरलैंड इजराइल, और नहीं माय फ्रांड डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए अमन जी, आपको लोग कहते हैं जिसने चाटने के मामले में कुत्तों को पीछे छोड़ दिया। तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी अक्सर टीवी डिबेट्स में दिखाई जाती है। 1 दशक पहले पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका था। दुनिया उसे गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन आज हालात ऐसे लगते हैं कि वही पाकिस्तान कई मोर्चों पर अपनी जगह बना रहा है, और कई मामलों में भारत को ही सफाई देनी क्यों पड़ रही है। खाड़ी देश जो कभी भारत के करीबी माने जाते थे, वहां अब पाकिस्तान की मौजूदगी कैसे दिख रही है? सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता हो या खाड़ी देशों में कूटनीतिक संतुलन, पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता नजर क्यों आ रहा है? ईरान, जिसे भारत का पारंपरिक साझेदार माना जाता रहा है, कई मौकों पर भारत से ज्यादा पाकिस्तान के साथ तालमेल बैठाता दिख रहा है। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यह साफ हो गया था। हम जिन देशों को अपना मित्र मानते हैं, वो खुलकर हमारे साथ नहीं थे। हालात ऐसे बने कि भारत को डेलीगेशन भेजकर दुनिया को समझाना पड़ा कि पाकिस्तान ही गलत था। भाई साहब, अब सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को वैश्विक मंच पर मजबूत बताता है, उसे अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह सफाई देनी पड़े, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत होती, क्या हमें इस तरह समझने की या समझाने की जरूरत पड़ती? और समझाने की जरूरत आपको भी नहीं पड़ती अमन जी, बिल्कुल। आइए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज गुड न्यूज। इस हफ्ते अच्छी खबर यह रही कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच जो कनेक्शन का शक था, वो अब खत्म हो गया है। गजब बात पता चली है। बात यह है कि अब तक हम सिर्फ कयास लगाते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर काम करता है, लेकिन अब तो वो शक भी दूर हो गया है। बीजेपी का चुनाव आयोग का ये ट्वीट देखिए। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। जिस तरह से टीएमसी को जवाब दिया गया, वो किसी निष्पक्ष संवैधानिक संस्था का लहजा कम और किसी पॉलिटिकल राइवल का ज्यादा लग रहा था। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई चुनावी बहस चल रही हो, ना कि ऐसा एक रेगुलेटर अपनी बात रख रहा हो। बिल्कुल लगा ही नहीं। तो अब चुनाव आयोग पर यह शक न किया जाए कि वो बीजेपी के दबाव में है, क्योंकि शक सबूतों के अभाव में किया जाता है, और अब तो सबूत आपके सामने है।
यह पहली बार नहीं है। इससे पहले चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स पर बीजेपी की सील हम देख चुके हैं, आपने भी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। बढ़ते हैं अपनी आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर। इस हफ्ते नरेंद्र मोदी की एक फोटो खूब वायरल हुई। इस फोटो के साथ दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के एक चाय बागान में महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह पूरा सीन असल में एक बड़े फिल्मी सेटअप की तरह प्लान किया गया था। दया, पता लगाओ। फोटो में चारों तरफ कैमरे लगे दिख रहे हैं, जैसे कोई शूटिंग चल रही हो। इस फोटो को सांसद कीर्ति आजाद ने भी शेयर किया और लिखा, मोदी ने अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को भी एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया है। ये सब कुछ पहले से सेट किया गया है, क्योंकि अचानक हुआ सीन नहीं है। लोग एलपीजी की लाइनों में परेशान हैं और इधर फोटोशूट हो रहे हैं। लेकिन जब इस फोटो की पड़ताल की गई, ध्यान से देखा गया, तो इसमें कई गड़बड़ियां साफ नजर आई। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति फोटो में प्रधानमंत्री बताया जा रहा है उसका चेहरा नरेंद्र मोदी से ठीक से मेल नहीं खाता। दूसरी बात, फोटो में लगे बोर्ड और क्लैप बोर्ड पर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो साफ साफ नहीं है, उल्टा पुल्टा दिखता है, जो आमतौर पर एआई से बनी तस्वीरों में होता है। इसके अलावा फोटो में जो लोग और कैमरे दिख रहे हैं वो भी काफी हद तक धुंधले और नकली लगते हैं। खासकर बांस के बने स्टेज पर खड़े कैमरे वाले लोग असली कम एडिटेड ज्यादा लगते हैं। इसके बाद फोटो को एआई डिटेक्शन टूल से भी चेक किया गया, जहां 99.9% संभावना बताई गई कि तस्वीर एआई से बनाई गई है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो फोटो ये दावा करते हुए वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बागान में एक बड़ा फोटो शूट करवाया था, वो असली नहीं है। अब सुनिए, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल यानी एआई से जनरेट की गई तस्वीर है। वैसे भी थोड़ा तो दिमाग लगाना आपको भी चाहिए। अगर मोदी जी फोटो शूट किए होते भी तो ऐसे लीक नहीं होने देते। खैर, फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर हफ्ते की हाइलाइट्स के इस एपिसोड में आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, परिवार के साथ शेयर करें और आप साथ ही कमेंट्स करें, क्योंकि हम करने वाले हैं आपकी 5 मजेदार कमेंट्स को हाईलाइट अगले एपिसोड में। देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले हफ्ते। शब्बा खैर।